अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। यूं लगता है कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। आज फैसलाबाद की एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं समेत 75 मुलजमान को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले से मुताल्लिक एक केस में कैद की सजाएं सुनाई हैं। इस मुकदमे में PTI रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल, कंवल शौजब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल और बिलाल एजाज समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। इसी केस में दीगर 16 मुलजमान को 3-3 बरस कैद की सजाएं सुनाई गई। अदालत ने केस का फैसला सुनाते हुए साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी को बरी कर दिया है। फैसलाबाद में 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के 4 मुकदमात दर्ज हुए थे, जिसमें से 3 के फैसले पहले ही सुनाए जा चुके हैं, जबकि चौथे मुकदमे का फैसला आज सुनाया गया है। इसी तनाजुर में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जब हम कोशिश करते हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके मजीद सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है, क्योंकि 3 रोज कबल ही इमरान खान के 2 भांजों को गिरफ्तार किया गया था और फिर उन्हें 9 मई जिना हाउस हमला केस में नामजद कर दिया गया। वजीर मुमलिकत दाखिला सीनियर नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टारगेट नहीं। अगर PTI ग्रैंड डायलॉग करना चाहती है तो स्पीकर की ऑफर को कबूल करें। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आपके वक्त। रऊफ साहब, एक और दिन, एक और फैसला। अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए फैसलों की, सजाओं की। थैंक यू अमीर साहब। हाँ, सही कह रहे हैं आप, आदत हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं भी होती। इंसान उम्मीद लगाए रहता है कि शायद कोई अच्छा हो जाए, शायद कोई बेहतरी हो जाए, शायद कोई तकदीर बदले, शायद हालात बदले, शायद लोगों के ज़मीर जागे, शायद ये जो घुटन है इसमें अफाका हो, बेहतर हो। तो उम्मीद पर तो कायम है दुनिया, और उम्मीद ही वो चीज़ है जो कि आपको मुश्किलात के दौर में भी आगे जाने के ऊपर अर्ज करती रहती है, पुश करती रहती है, इनकरेज करती रहती है। हम भी उसी एक दौर से गुजर रहे हैं, और ये अब सिर्फ इस दौर में इजाफा ये हुआ है कि अब सदाएं भी होना शुरू हो गई हैं, लेकिन जो घुटन का माहौल था, जो फसाइयत का माहौल था, जुल्म और जबर का माहौल था, वो तो पिछले 3.5 साल से PTI बर्दाश्त कर रही है। फॉर्चुनेटली गौर साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि जब भी पार्टी के अंदर हम कुछ लोग जो हैं, जो मॉडरेटली इंक्लाइंड है, वो बात करते हैं कि जी हमें एंगेज करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और मैं तो हमेशा से बातचीत का दाई रहा हूँ, डायलॉग का दाई रहा हूँ, तो कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है जिससे कि यू काइंड ऑफ बैक टू स्क्वायर वन। अब खान साहब को जब बेल मिली है तो एक उम्मीद की किरण जो थी वो फूटी थी कि जी शायद ये देखिए, बड़ी देर के बाद एक अच्छी खबर आई थी, बहुत देर के बाद। तो एक खुशी की लहर दौड़ी थी और एक ऑप्टिमिज्म था, एक फीलिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म कि जी शायद हालात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके फौरन बाद आपको पता है कि रियासत ने कार्रवाई की और हलीमा बीबी के 2 बेटों को वन आफ्टर द अदर उनको अरेस्ट कर लिया, और अब उनको जिमनी में 25-26 हफ्तों महीनों के बाद डाल के उनको वो ट्राई कर रहे हैं 9th में रिलेटेड केसेस में। तो वो जो उम्मीद बंदी थी वो उसका तो वही जनाजा निकल गया, और अब आज जो सजाएं आई हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है पहले जनाजा निकल गया और आज आपकी टॉप खुशियां गारत हो गई। खुद टॉप लीडरशिप जो है उसको 3-3 दफा, अब ये कुछ लोगों को तीसरी दफा 10-10 साल की कैद सुनाई है, कुछ लोगों को दूसरी दफा 10-10 कैद की साल की कैद सुनाई है, 34 लोगों को उन्होंने बरी किया है। आई थिंक 34 पीपल हैव बीन रिलीज्ड। तो चले, एक तो अच्छी बात है वैसे एक इसमें। दास्तान है जो कि लिखी जा रही है, और हर दिन उसमें एक नए फस्तायत के चैप्टर का इजाफा हो रहा है। अब क्या किया जाए? रऊफ साहब, एक अच्छी बात भी है इसमें कि कम से कम फैसलाबाद शहर तो क्लियर हुआ ना। वो 4 मुकदमात थे वो तो क्लियर हो गए ना, अब कोई और शहर शुरू हो जाएगा। मतलब वो एक एक शहर, इतने शहर आपने अभी निपटाने हैं, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, और पता नहीं न जाने। हमारे लोगों में पता नहीं कहां से ये सारी एबिलिटी आ गई थी कि एक हमारे लोग जो हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो एक एक वक्त में वैसे मुल्क के 10-10 शहरों में मौजूद थे।
वो सिंध से लेके केपी से लेके बलूचिस्तान से लेके पंजाब के वो शहर थे, और वो हर शहर में जो है उनकी उनका उनका वजूद जो है वो नॉमिनेट किया गया हुआ है कि जी इसने इसी वक्त के ऊपर फैसलाबाद में भी फटा किया है, फिर लाहौर में भी किया है, फिर और भी लोग जगह। ये सारे लोग आपके लीडर्स, रऊफ साहब, ये सारे आपके लीडर्स हैं, ये छलावे हैं जो उछलते रहे हैं कभी इस शहर कभी उस शहर? हाँ, हमारे लीडर्स के अलावा हमारे वर्कर्स हैं, बहुत लोगों को पकड़ा गया है। आज भी 59 लोगों को सजा हुई है, 10-10 साल की, 16 लोगों को हुई है 3-3 साल की। उसमें से हमारे चीदा चीदा वर्कर जो हैं वो उन्होंने उन्होंने चुने हैं जिनको उन्होंने सजा दी है। मेरा नहीं ख्याल कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं ख्याल होता है, देखिए 3.5 साल गुजर गए हैं अमीर साहब, अगर हम इसको इस तरीके से डिस्कस कर लें तो होता है पास्ट में भी ऐसे फेजेस आए हैं, लेकिन वो गुजर जाते थे, जल्दी गुजर जाते। उसके बाद उन्होंने एक प्रोसेस ऑफ रेकंसिलिएशन, प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग टुगेदर, वो उसका आगाज किया जाता था, उससे बात आगे बढ़ती थी। अब मुझे हैरानगी होती है वो इस चीज के ऊपर होती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं आइए बैठिए बात कीजिए, स्पीकर साहब भी कहते हैं, राणा सना भी कहते हैं, और लॉ मिनिस्टर है वो भी कहता है, और भी लोग कहते हैं, प्राइवेटली भी कहते हैं। लेकिन जब भी कोई एक समा बनने लगता है बातचीत के आगाज का, तो वो कोई ना कोई इस किस्म का जो फड्डा जो है वो कर देते हैं, एक कर देते हैं, जिससे कि वो वापस वो सारी जो इमारत हमने कुछ ईंटें लगाई होती हैं वो क्रैश करती हुई जमीन के ऊपर धड़ाम गिर जाती है। तो मैं तो फील करता हूं कि ये कोई कोइंसिडेंटल नहीं है, मतलब ये एक इसमें देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस काइंड ऑफ मैडनेस। खत्म होना चाहिए इसको। ये फरमाएगा, ये फरमाएगा कि फवाद चौधरी कहते हैं कि मैं मौजूद नहीं था, वो बरी हो जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, उनके बेटे कहते हैं मैं मौजूद नहीं था, वो बरी हो जाते हैं, और वो वाकई मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जरताज गुल कहती हैं मैं मौजूद नहीं थी, उनको सजा हो जाती है। कमल शौजब कहती हैं मैं मौजूद नहीं थी, उन्हें सजा हो जाती है। बाकी लोग कहते हैं मौजूद नहीं थे, उनको सजा होती है। ये एक ही मौक़िफ़ पे एक को सजा हो रही है, एक बरी हो रहा है, इसमें क्या हिकमत है? इस एक आपकी गुफ्तगू में कहते हैं ना, बहुत सी कहानियां पिन्हा हैं। अब आप मुझे ये ना कहिएगा कि मैं वो कहानियां जो है वो बयान कर दूं, तो खुलेंगे राज, ये सब 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 जो है ये आश्कार होंगे, निकलेंगे, बाहर आएंगे। उसके बाद हकायक सामने आएंगे, बड़ी बड़ी कहानियां होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़ी बड़ी तहरीरें लिखी जाएंगी, ये सब कुछ होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, एक ही स्टेटमेंट के ऊपर एक को सजा हो जाती है, दूसरे को बरी कर दिया जाता है। एक ही स्टेटमेंट के ऊपर एक को 10 साल अंदर भेजा जाता है, दूसरे को कहा जाता है जाओ भी तुम ऐश करो। तो ये सब लोग भी हमारे जितने हैं भाई, आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो ये भी जितनों को सजा हुई है वो भी आजाद हो जाएंगे। और अगर मैं इस सवाल को यूं कर दूं, अगर मैं रऊफ साहब इस सवाल को, इसी सवाल को, इसका तो जवाब आ गया, अगर मैं इसी सवाल को तब्दील करके और अल्फाज में यूं रखूं कि फवाद चौधरी के बारे में जो गवाह है वो झूठ बोलता है, और वही गवाह बाकी लोगों जिनको सजाएं हो रही हैं उनके बारे में भी वही गवाह स्टेटमेंट दे रहा है, और एक गवाही को जज नहीं मान रहा, दूसरी गवाही को जज मान रहा है उसी शख्स की, जबकि वो एक जगह पे झूठ बोल रहा है वो गवाह, दूसरी जगह पे वही गवाह है। तो जज को तो ये कहना चाहिए कि तुम तो झूठे गवाह हो, क्योंकि तुम्हारी एक गवाही गलत है तो दूसरी भी गलत हो सकती है। वो जज कहता नहीं, तुम्हारी ये गवाही काबिल कबूल नहीं, लेकिन ये मैं मानूंगा। देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट, ज्यूरिस्प्रूडेंस में बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द एक्यूज्ड। और ये जो भी गवाहियां हैं, आपको पता है, बिल्कुल आपने बड़ा क्लियरली इसको डिफाइन किया है कि जी एक ही बंदा है, उसकी गवाही एक ही गवाही है, और उस गवाही को एक अदालत जो है वो ठीक मानती है, दूसरी अदालत जो है वो गलत मानती है। और इसके अलावा उसी की गवाही को एक ही अदालत में कुछ मुजरमान के बारे में ठीक माना जाता है और कुछ मुजरमान के बारे में उनको गलत माना जाता है। ये दुनिया की किसी अदालत में ये मुकदमा जो है ये सस्टेन नहीं हो सकता मेरे भाई, एक दिन के लिए भी। लेकिन इसके बेसिस के ऊपर ऐसी ही गवाहियों की बेसिस के ऊपर हमारी बहुत सारी लीडरशिप को ऑलरेडी सजा दी जा चुकी है, सही, इंक्लूडिंग खान साहब। राइट। आखिर में फरमाएगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने ओहदा छोड़ने का फैसला किया है, क्या कुछ और लोग भी ओहदा छोड़ेंगे, या अब जो लीडरशिप है मेन जो इस वक्त बज़ाहिरन बाहर आज़ाद लीड कर रही है पार्टी को, उनमें कुछ तब्दीलियां होंगी? देखिए, ये तो खान साहब के ऊपर मुनहसर है कि वो पार्टी में क्या तब्दीलियां इन्विजिज कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करेंगे, ये तो उन्हीं के ऊपर मुनहसर है, ये तो उन्हीं की प्रेरोगेटिव है, एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव उनकी है। बाकी पार्टी जो है चैलेंजेस के बावजूद काम कर रही है। हम लोग मौजूद हैं, 3.5 साल में तो हमने विद स्टैंड किया है, जो कुछ भी हुआ है हम आज मौजूद हैं,
और हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो भी कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो थे, जो कि हुकूमत करना चाहती थी कि किसी तरीके से खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है ख़त्म कर दी जाए, उसमें तो वो कामयाब हो नहीं पाई है। हाँ, जिस किस्म की फसाइयत का मुजाहरा किया गया है, लाजमी बात है कि उसमें लोग, जैसे लोगों को जेलों में डाला गया है, कुछ लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में भी ट्राई किया गया है, वो सब चीजें जो है उसका एक इम्पैक्ट तो होता है यार। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अगर 20-22 दिन जेल में काट के गुजार के आया हूं तो मेरे ऊपर उसका असर नहीं हुआ। असर होता है भाई, सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। तो लाजमी बात है, लोगों की प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, लोगों के बिजनेसेस तबाह हुए हैं, लोगों के घर बार जो है वो एक जगह रह नहीं सकते, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए परेशान है, सारा कुछ है। तो एक एक टोटल डिसरे है इस वक्त नो हमारे लोगों की लाइफ्स में, हमारे वर्कर्स हों या हमारे लीडर्स हों, जो भी हों, सबके लिए। तो ये कोई खुशाइन बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इंसान आसानी के साथ उसको इसका मुकाबला कर सकता है। इसके असरात होते हैं, बड़े गंभीर असरात होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं उसमें, फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं उसमें, राइट। इमोशनल इम्पैक्ट्स होते हैं उसके। तो मैं तो फिर वही सारी गुफ्तगू के बाद मैं एक ही बात करूंगा कि भाई वक्त आ गया है कि बैठिए, बैठ जाइए एक जगह, और बैठ बैठ के जाइए मामलात जो हैं वो और दोनों तरफ से हल कोशिश किए करें जाएं। कि कोई रास्ता निकल आए आगे बढ़ने के बहुत लिए, शुक्रिया, मुल्क के जो अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ थे, प्रोग्राम शामिल करें। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुज़श्ता दिनों एक थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की जानिब से पाकिस्तान में इंतजामी और माशी इस्लाहात के लिए नए सूबों की तजावीज़ पर मबनी एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद मुल्क में नए सूबों के क़याम के हवाले से जारी बहस जोर पकड़ती जा रही है। थिंक टैंक ने मुल्क की इंतजामी तकसीम के लिए 3 मंजरनामे पेश किए। पहले मंजरनामे में 12 सूबे, दूसरे में 15 से 20 और तीसरे में 38 विफाकी डिवीजन्स की तजवीज़ पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का मौजूदा इंतजामी ढांचा इलाकाई और मुआशी खलीज को खत्म करने में नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के फैसला साजों के लिए बहरहाल ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि इंसानी तरक्की, सोशल सेक्टर, फराहमी इंसाफ, कानून की हुक्मरानी और गवर्नेंस के लिहाज से हमारा मुल्क कहां खड़ा है। सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से दुनिया के 12वें मुल्क के बराबर है, जबकि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया के 150 मुल्कों से भी बड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरह इंडोनेशिया भी एक कसीर आबादी वाला मुल्क है, लेकिन वहां 38 सूबे हैं। सन 2022 तक इंडोनेशिया के 34 सूबे थे, लेकिन इसी साल नवंबर में 4 मजीद सूबे जो है वो बनाने के लिए न सिर्फ कानून साजी की गई, बल्कि शदीद सियासी मुखालफत के बावजूद उस पर अमल भी शुरू हुआ। हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ईरान की कुल आबादी तकरीबन 8 करोड़, जबकि 31 सूबे हैं। अफगानिस्तान की आबादी तकरीबन 39 मिलियन, लेकिन उसके 34 सूबे हैं। बांग्लादेश हमसे अलहदा होकर 8 इंतजामी यूनिट्स बना चुका है। फिलीपीन की आबादी 114 मिलियन, 81 सूबे। कतर के 8 इंतजामी यूनिट्स, हालांकि उसकी आबादी 28 लाख है। मोरक्को की आबादी सिर्फ 38 मिलियन और 16 इंतजामी यूनिट्स। ब्राजील की आबादी 218 मिलियन, 26 सूबे। नाइजीरिया की आबादी 223 मिलियन, 31 रियासतें। फ्रांस की आबादी तकरीबन 7 करोड़, जबकि 18 इंतजामी यूनिट्स। जर्मनी की आबादी तकरीबन 8.5, जबकि 16 रियासतें हैं। और रूस की आबादी 14.5 करोड़, जबकि उसके 46 सूबे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर आईन व कानून भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा भी हैं, जनाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले फरमाइएगा कि क्या उसूली तौर पर इस बात पर इत्तफाक होना चाहिए कि हाँ, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसकी 25 करोड़ आबादी हो और सिर्फ 4 सूबे हों? हमें नए सूबे बनाने चाहिए, थैंक यू वेरी मच, या हमें इस पे बहस करनी चाहिए कि नहीं, नए सूबे बनने नहीं चाहिए, या इस पे बहस करनी चाहिए कि बनने चाहिए और वो किस तरह बनने चाहिए? थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी रिसर्च पेश की। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये मैं पार्टी की तरफ से बात नहीं करूंगा, मैं अपनी ज़ाती बात करूंगा। तेरा इसके बारे में ख़ास मौक़िफ़ है और मैं उसका इजहार करता रहता हूँ। एक मुल्क आप भूल गए, वो तुर्की था। तुर्की में 81 प्रोविंसेस हैं। बात यह है कि कायनात का जो इंसानी निज़ाम बढ़ा है आगे 12,000 साल में, और पिछले 200 साल में जो उसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, वो डेवोल्यूशन की तरफ है। जिन यूरोपियन मुल्कों के आपने सूबे बताए हैं, उनके अंदर आगे काउंटीज़ होती हैं, काउंटीज़ की टाउन कम्यूनिटी वो भी ऑटोनमस होती हैं।
पाकिस्तान में जो फेडरेशन है, अब इसके 4 यूनिट है, 5वां इस्लामाबाद है, हम उसको भी न कर सके। एक गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई हुई रिफॉर्म्स की कि इस्लामाबाद को लोकल गवर्नमेंट क्या बल्कि अपनी प्रोविंशियल टाइप गवर्नमेंट दी जाए। मैं उस कमेटी सब कमेटी को हेड करता हूँ। हमने प्रपोजल बना के दी है कि जी इसको भी वही राइट्स दिए जाएँ जो सूबों के होते हैं। जीबी का अपना मसला है। शुक्र यह है कि फाटा हमने मर्ज कर दिया था, उसकी जो लीगल ड्राफ्टिंग थी फाइनल, उसका भी मेहरबानी है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने और कैबिनेट ने मेरे ज़िम्मे लगाया था, तो हम कर गए। कश्मीर को भी हम ऑटोनॉमी दे गए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सीरियस प्रॉब्लम्स हैं और इतने बड़े यूनिट जो है वो मैनेज नहीं होते, इसलिए उनका छोटे इंतज़ामी मामलात में आना इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ हमने 18वीं तरमीम में मैसिव रेडिकल शिफ्ट किया है पावर का फ्राम सेंटर टू प्रोविंसेस, अब सेंटर से नीचे पावर आई है सूबे में, सूबे से नीचे नहीं जा रही, आना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं आप खोल के बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी मुखालफत कौन करेगा इसकी? सिंध करता है। क्यों? सिंध के अगर 2 सूबे बनाएंगे तो एक उर्दू स्पीकिंग के पास रह जाएगा, एक सिंधियों के पास रह जाएगा। ये जेन्युइन कंसर्न है। बलोचिस्तान में अगर आप डिवीजन करेंगे, वहाँ एक नॉर्थ सारे का सारा पठानों के पास है, साउथ जो है बलोचों और बरोहियों के पास है, उनको भी एक प्रॉब्लम है। केपी में प्रॉब्लम कम है, हज़ारा में और पठान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, जो चित्राल तो छोटा सा है और ये इसलिए प्रॉब्लम है। इसका आसान हल जो किसी ज़माने में मुझे याद है जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बन रहा था, तनवीर तकवी साहब जनरल साहब जो थे वो उसके इंचार्ज थे, मुझे बाद में मिले, मैंने उनसे कहा कि देखिए ज़िला बहुत छोटा है गवर्नमेंट चलाने के लिए, और क्योंकि पाकिस्तान से 120-30 बन जाएंगे वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यूरोप में तो चल जाएगा, पाकिस्तान में नहीं चलेगा। सूबे मैनेजेबल नहीं है, उनकी डिवीजन प्रॉब्लमेटिक है। हल उसका बहुत आसान है, बगैर बताए हुए आप हर डिवीजन को, इनकी मशीनरी तयशुदा है, इसकी बाउंड्री तयशुदा है, डिस्प्यूट नहीं है। आप चुप करके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, डेवलपमेंट पावर जो है, गवर्नेंस इलेक्टेड सतह पे आप डिवीजन में ले जाएं। आप जिला का तो आधे घंटे का, हाँ आप डिवीजन में ले जाएं चुप करके, ये ना कहें हम सूबे बना रहे हैं। पावर वहां शिफ्ट कर दें, जब पावर नीचे शिफ्ट हो जाएगी तो वो यूनिट ऐसा ऐसा मजबूत हो जाएंगे। ये सबसे आसान हल है, ये होने वाला है। मैं और ये आपको मिसाल बहुत, अगर कदा कलामी की बात होती है, देखिए बहुत काबिले अमल तजवीज़ आपने दे दी, बहुत काबिले अमल। और आपके यहाँ जैसे डिवीजन में कमिश्नर होता है, आप उसको चीफ सेक्रेटरी बना दें, आरपीओ जो पुलिस चीफ होता है उसको आईजी कह दें, नाम बदल दें, आपके पास सूबा आ जाएगा। और आसान काम है, इलेक्शन करा के असेंबली। इस्लामाबाद में हम इस तरह कुछ मॉडल बना रहे हैं इसी तरीके से। अच्छा, मैं एक और आपको मिसाल दूं। देखिए, मैं डिप्टी सेक्रेटरी था, ये पुरानी बात है, मैं लाहौर बैठता था, राजनपुर से मैटरनिटी लीव जो है वो लाहौर आती थी, मैं उसको सेटल करता था। 18वें ग्रेड का मैं अफसर था। मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मेरे भाई वो खातून बेचारी का बच्चा जो है अब बड़ा हो गया होगा, दरख्वास्त होते होते मेरे पास अब आई है, कम से कम साल लग गया दरख्वास्त आने में। मैंने कहा हम अपने प्रिंसिपल को क्यों नहीं दे देते ये पावर कि मैटरनिटी लीव है ना भाई, वो 20 ग्रेड का है। कहते हैं नहीं, ये ब्यूरोक्रेटिक मेंटेलिटी थी। मैं भी सिविल सर्विस से आया हूं, सिविल सर्विस सबसे बड़ी रुकावट है इस काम में जी। लेकिन ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। लेकिन एक शर्त है, देखिए पाकिस्तान फ्रेजाइल है, हमारे यहाँ लिसानी प्रॉब्लम हैं, लेकिन इसके लिए एक आसान हल है। हल ये है कि आप एक नेशनल कमीशन बनाएं, ऐसा कमीशन जो एक्सपर्ट्स के ऊपर हो, एल्डर सियासतदान बैठे हों उसके अंदर, ब्यूरोक्रेटों, फाइनेंस के, जोग्राफिया के सब माहिरीन बैठे, मीडिया के संजीदा दानिश्वर भी वहां बैठ जाएं, ठंडे दिल से एक क्राइटेरिया तय करें, उस क्राइटेरिया के बुनियाद के ऊपर उसका ये फैसला करें और कौम को साथ लेके चलें, वरना इसको पॉलिटिसाइज ना करें, वरना ये काम होगा नहीं। कालाबाग डैम हमारी जरूरत थी, पॉलिटिसाइज हुआ, हम नहीं बना सके। एग्जैक्टली। लिहाजा ये काम होना चाहिए, लेकिन अक्लमंदी के साथ होना चाहिए। नेशनल कमीशन बने, तमाम पार्टियां बैठे, तमाम मुल्क की इलीट बैठे। लेकिन वो बैरिस्टर साहब देखिए, जितने भी तनाज़ात होते हैं, ये पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है कि जिसमें कोई तनाज़ा है जो हल तलब और हल नहीं हो रहा। पूरी दुनिया इसी से गुजरी है। आपने कालाबाग डैम की बात की, हूवर डैम अमेरिका में कालाबाग डैम से ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा
झगड़ालू डैम था, लेकिन एक लीडर आया प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर, उसने अमेरिका की 7 रियासतों को इकट्ठा किया, उसने डैम बना दिया। आज वो 8वां अजूबा है दुनिया का। आज कौम ने उस डैम का नाम उसी लीडर के नाम पे रखा। आप अगर इस मुल्क में 26वीं तरमीम आप देख कर आए, उसके दुनिया पूरी आती है उसको विजिट करती। देखिए, अगर हम 26वीं तरमीम जैसी मुतनाज़िया तरमीम ला सकते हैं तो हम मुल्क को लीप फॉरवर्ड 100 साल आगे ले जाने के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? अब तो 2/3 अक्सरियत है, अब कौन सा जवाब होना चाहिए हुक्मरान इत्तेहाद के पास? देखिए, मैं तो इसका हामी हूं। मैं आपको बताऊं, मैं साउथ पंजाब से हूं, मैं नॉर्थ साउथ की डिवाइड नहीं कहता। मैं आपको आज अर्ज करूं, मैं 1995 में 1995 में मैं देरा गाजी खान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था। ये अल्लाह माफ़ करे, मैं अपने हवाले से नहीं बता रहा, मैं हालात बता रहा हूँ कि उस वक्त देरा गाजी खान में लोग गारों में रहते थे। वहोवा तहसील में, वहाँ हमारे यहाँ गिनी वर्म था जो दुनिया में ख़त्म हो चुका है, और वहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं था, शहर में गंदा अच्छा पानी मिला हुआ। और आप सेंट्रल पंजाब में आ जाएं, मेरा एक दोस्त डिप्टी कमिश्नर था हाफजाबाद में, मुझे कहने लगा, खान साहब हमारे पास पैसा है, हमारे पास जगह नहीं, सड़क कहाँ बनाए? देखिए ना, ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा ये चीज़ें। अच्छा, आप देखिए सेंट्रल पंजाब को देख लें, आप इस बेल्ट को देख लें, कोठवार को, यहाँ सिवाय फौजियों नौजवानों के अफसरों के वहाँ क्या डेवलपमेंट है? यहाँ कुछ भी नहीं, ज़राअत वहाँ हो नहीं सकती, पानी पीने का नहीं मिलता, हो नहीं सकता। अब देखिए ना, यहाँ अगर कोई अच्छे सूबा होता है इनका अपना कोठवारियों का, ये अपना बैठ के कुछ प्लान करते जी, अपने वसाइल क्रिएट करते हैं। अदब से कहता हूँ, सारा पैसा पंजाब का सेंट्रल पंजाब पे लग जाता है। शहबाज शरीफ के साथ मैं डिप्टी सेक्रेटरी था, MPA आके मिले, शहबाज शरीफ साहब ने कहा रिसर्च करो, हमने रिसर्च करके दी, और शहबाज शरीफ साहब को हमने बताया कि वाकई हर डिवीजन के हिसाब से बताया, तो शहबाज शरीफ के परेशान हो गया। उसने फिर साउथ पंजाब का अलग डेवलपमेंट इनिशिएटिव जारी किया, जिसको परवेज इलाही ने कायम रखा, अच्छा किया। देखो, ये सारे काम करने वाले हैं, हर इलाके की अपनी जरूरत। देखिए, सिंध में देखो, थर है, मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर, 4 जिले हैं, मैंने उनमें नौकरी की है। आप यकीन करिए, वहां तो चंद साल पहले पीने का पानी नहीं था, सांप काटते दवाई नहीं मिलती, और सारा पैसा कराची में लग जाता। देखो ना, ये हमारी किसी के खिलाफ बात नहीं है, कराची भी मेरा भाई है, बिल्कुल सही, ETR सिंध भी मेरा भाई है, साउथ पंजाब भी मेरा है। अच्छा, अब KP में आप देख लें, 2 अस्पताल है बड़े KP में, एक एबटाबाद में, एक कराची में है। सारा साउथ KP जो है ये मुल्तान मिनिस्टर अस्पताल में जाता है। जी बिल्कुल ऐसे। सारा ईस्टर्न जो है ना बलोचिस्तान, ये मुल्तान में आता है। सर, आपका गिलगित बल्तिस्तान, आपका गिलगित बल्तिस्तान अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद आता है, एबटाबाद आता है। मैं इसलिए कहता हूं, हमने अच्छा किया 2017 में पीपल पार्टी ने शुरू की, 2007 में जब कैरा साहब थे जी, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, मैं ही उसका इंचार्ज था, शायद खान साहब बड़े बोल्ड आदमी थे, हमने उनको अमलन तमाम वो इख्तियारात दे दिए, आईनी भी, कानूनी भी, इंतजामी, मुआशी भी, जो किसी सूबे को अवेलेबल है, GB को। लेकिन अब आगे बढ़ने की जरूरत है, कश्मीर में आगे बढ़ने की जरूरत है। ये वो सारे पेंडिंग काम हैं, हमें करने हैं। फाटा हम कर गए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज ना करें। अब नेशनल जरूरत के तहत, इल्मी डिबेट के तहत ये काम करना है और करना चाहिए। अब मैं आपको एक मुश्किल सवाल अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, सियासी और क्रिटिकल क्वेश्चन है। सिंध के बारे में कहा जाता है कि जी चूंकि वहाँ भुट्टो फैमिली पहले, अब जरदारी फैमिली मुसलसल उन्हीं का इक़्तिदार है, और वहाँ 5.5 करोड़ की आबादी है। अगर वहाँ 3 सूबे 4 सूबे बन जाएं तो वो जो भुट्टो फैमिली या जरदारी फैमिली है उसका इक़्तिदार सुकड़ के 1-1.5-2 करोड़ की आबादी पर रह जाएगा। पंजाब के अंदर 12 करोड़ नफूस बसते हैं, जिसपे शरीफ फैमिली दूसरी बड़ी फैमिली, एक तरफ चलें अब पहली या दूसरी जो भी कह लें, एक तरफ इमरान खान का पंजाब में और दूसरी तरफ शरीफ फैमिली। अगर वहाँ पे 4, 5, 6 सूबे बन जाएं तो शरीफ फैमिली का इक़्तिदार सुकड़ के 2, 2.5, 3 करोड़ तक रह जाएगा। मसला यह है कि दोनों फैमिलीज कह रही है कि हम जहां एक तरफ हम 5.5 करोड़ नफूस पे हुक्मरानी, एक तरफ 12 करोड़ नफूस पे हुक्मरानी, हम छोटी सी हुक्मरानी कैसे ले लें? मसला ये आ रहा है सर। देखिए, मैं पहले तो मैंने साझा डिस्क्लेमर दिया था, अभी भी दे रहा हूं। मैं मियां नवाज शरीफ नहीं, मैं बात खुल के करूंगा, आपको पता पहले ही मैंने खुल के बात की है। मैं एक नेशनलिस्ट हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। इस मुल्क ने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया, तो मेरा हक है कि मैं बात तो करूँ ना, लेकिन दूसरों का एहतराम करूँ। मैं अब आता हूँ,
मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत करीब से देखा है। उनके दिमाग में बात आ जाए वो कोई फैसला कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल फैसला कर जाते हैं वो। और मेरा अपना ख्याल ये है कि उनमें ये जान है, मियां साहब में, उनका ये मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी का सिंध में वोट है, कोई पार्टी नहीं तोड़ सकी। हमारी मुस्लिम लीग नून तो कोशिश कर सकती थी, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब किसी ज़माने में जाते थे, बहुत रुख हो गया, उसके बाद हम नहीं गए। लेकिन अर्बन शहरों के अलावा अर्बन में भी कराची में पीपल पार्टी का ठीक ठाक, मलीर में और लियारी में पॉकेट्स हैं जी। लेकिन जो इंटीरियर सिंध है पूरे का पूरा, ये पीपल्स पार्टी के पास है, ये रहेगा फिलहाल। उसकी वजह है कि वहाँ कोई आदमी, कोई पार्टी है नहीं, तो इतना बड़ा मेरी राय में खतरा नहीं है। दूसरी बात यह कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी लीडर थे, या नवाज शरीफ कौमी लीडर है। मेरा अपना ख्याल ये है कि शिकवा अपार्ट, जरदारी साहब ने बड़े मसाइल के ऊपर बहुत मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है। देखिए 18वीं तरमीम जब आ रही थी, जरदारी साहब भी थे ना। आज ये है, देखें हमें मानना चाहिए, बिलावल से भी हमें यही उम्मीद है, ये मुल्क का मसला है, ये पार्टियों का मसला नहीं है। बहुत अच्छी बात। शहबाज शरीफ साहब को मैंने शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया है, मैं स्टाफ अफसर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब को मैंने देखा है कि उनको दिमाग में बात आ जाए तो वो भी चल पड़ते हैं। मेरा अपना ख्याल ये कि इस पे इल्मी डिबेट हो, और मेरा 100% यकीन है कि हमारी नेशनल लीडरशिप जो है ये इस काबिल है, और उनको एहसास भी है इस मसले का, भले ना हो लेकिन उनको कौम को आगे ले जाने का एहसास है। बहुत अंदर बैठते हैं और इसको इल्मी तौर पे डिबेट चलाएं और आगे ले जाएं इसको। बहुत देखें, बहुत अहम बात और बहुत यानी खुशाइंद बात आपकी सारी गुफ्तगू से ये है कि आप कम से कम उन लोगों में से तो नहीं है कि जो आउट राइटली बगैर सोचे पढ़े समझे सवाल सुनते ही रिजेक्ट कर देते कि नहीं जी हो ही नहीं सकता ये। कम से कम आपने ये तो कहा कि हाँ ये अच्छा काम है, होना चाहिए, सोच समझ के पढ़े लिखे तरीके से। मैं आउट राइटली इसका हामी हूँ, बहुत जबरदस्त, मैं इसका आउट राइटली हामी हूँ। मैं अरसे से कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको काम मेरिट पे कर, जो जमहूरी अंदाज है, तरीका कार है, उसके तहत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमारे साथ थे, प्रोग्राम में एक पेश शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। हालिया मानसून में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में गैर मामूली बारिशों ने काफी तबाही बर्पा की। सूबा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और तेज आंधियों ने बिजली और पीने के पानी का निजाम दरहम बरहम किया। दर्जनों मकानात मुनहदिम हुए, माल मवेशी सैलाबी रैलों में बह गए, कई कीमती जानें जाया हुई। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिशें ताहाल जारी है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। कसूर में हजारों एकड़ ज़रई अराजी जेर आब और 30 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे, जबकि गुड्डू बिराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। तरबेला डैम 99%, जबकि मंगला डैम 76% तक भर चुका है। दरिया सिंध और दरिया चिनाब में तुग़यानी के बायस लिया, तौसा, कोटद्दू, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजपुर और मुल्तान के अजला सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ जनाब उस्मान ताहिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मान साहब। ये फरमाएं कि अक्सर जब सैलाब आता है तो हम देखते हैं कि जनूबी पंजाब के इलाके, जहाँ इस वक्त आप भी एक ज़िला के डिप्टी कमिश्नर हैं, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़, ये अक्सर ज़ेर आब आते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है मुजफ्फरगढ़ और उसके अतराफ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास साहब। हमारे यहाँ बेसिकली जो साउथ का एरिया है, आपके जितने ऊपर से दरिया हैं वो सारे आके यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं। स्पेशली जब आप मुजफ्फरगढ़ की बात करते हैं तो आपके जो 5 दरिया और टेक्निकली जो 6 दरिया हैं वो आके कन्वर्ज होते हैं मुजफ्फरगढ़ के अंदर। यानी आपका ऊपर से जो इंडस आ रहा है और नीचे वाले जो 4 दरिया हैं, जिसमें सतलुज है, ब्यास है, रावी है, ये सारे मिलके, ब्यास ऊपर इंडिया के अंदर मिल रहा है सतलुज के अंदर, तो वो सारे मिलके यहाँ पे हमारे यहाँ पंजनद का जो मुकाम है, इसके ऊपर 5 आके डेफिनेटली इकट्ठे हो रहे हैं। तरीमो के बाद फिर यहाँ पे ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, और यहाँ से फिर सारा एक इंडस बन के जो है वो नीचे की तरफ बह रहा होता है। तो नेचुरली ऊपर कैचमेंट एरियाज जितने भी हैं रिवर्स के, उनमें किसी जगह पे भी बारिश होती है तो उसने नेचुरली मुजफ्फरगढ़ को आके किसी न किसी हवाले से हिट करना होता है। फिर जो आपने जिस साउथ पंजाब की बात की है, उसमें स्पेशली जो हमारा राजनपुर का और डीजी खान का एरिया है, इसमें एक फिनोमेना है हिल टॉरेंट्स का। यानी आजकल जो वेदर के पैटर्न्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं,
तो जो हिल टोरेंट्स हैं वो भी फिर हमें इफेक्ट करते हैं। यानी ऊपर से अगर हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल कोई 1 लाख क्यूसेक्स आ रहा है तो उसमें 20-30 हज़ार क्यूसेक्स जो हैं वो हमारा डेफिनेटली हिल टोरेंट्स के ऊपर अगर बारिश होती है तो वो भी ऐड ऑन होता है। तो इस वक्त जो हमारे पास सिचुएशन है, हमने तकरीबन कोई आज से 4 दिन पहले एक जो हाई फ्लड का एक मीडियम लेवल का हमने एक गुजारा है, 5,09,000 क्यूसेक्स जो है वो हमारे यहाँ इंडस से गुजरा है और इसी तरह से 1 लाख के करीब जो है वो हमारा नीचे जो दरिया चिनाब है जो बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ के साथ बहता है इसके ऊपर हमने गुजारा है। लेकिन रिसेंटली अभी वो पानी इंडस का तो रिसीड हो गया है, लेकिन पीछे आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो तवी उनका रिवर है उसमें एक तुगयानी की कैफियत है, जिसकी वजह से दोबारा से एक रिवर चिनाब के अंदर, क्योंकि रावी से पानी आएगा, चिनाब से पानी आएगा, जम्मू से वो सारे जो नाला पई है, नाला डेग है, वो सारे बह के फिर पंजाब में एंटर होते हैं तो नेचुरली रावी में पानी आता है और वो फिर हमें आके इफेक्ट करता है। तो रावी में तवी की वजह से इस वक्त एक हाई फ्लड का अलर्ट जारी हुआ है कि वहां से, इसी तरह से जैसे आपने इंट्रो के अंदर बताया जो गंडा सिंह वाला है, गंडा सिंह इस वक्त हाई पे जा चुका है। तो ये गंडा सिंह से भी जो सतलुज से भी पानी आएगा वो अल्टीमेटली हमारे जब पंजनद पे आके एंटर होता है तो वो डेफिनेटली मुजफ्फरगढ़ को आके उस साइड से हिट करता है। अब ये सारे 5 रिवर्स का या 6 रिवर्स का जो कन्फ्लुएंस पॉइंट है उस पे होने की वजह से मुजफ्फरगढ़ जो है इन सारे दरियाओं के बहाव में आके कहीं ना कहीं से फ्लड की वजह से हिट हो रहा होता है। ये फरमाए कि जब बालाई पंजाब से पानी आना शुरू होता है, वो सैलाबी पानी हो या बारिशों की वजह से हो या जो इंडिया से पानी जब दाखिल होता है पंजाब में, ख़ास तौर पे सियालकोट, हेड मराला, फिर जो हमारे 2 डैम्स हैं, जब वहाँ से स्पिलवेज खुलते हैं तो वहाँ से जब पानी का बहाव तेज़ होता है तो अमूमन ये मुजफ्फरगढ़ या जो साउथ पंजाब की पट्टी है यहाँ तक पहुँचने में पानी को कितना वक्त लगता है? अच्छा, हमारे यहाँ ना जी जो हम फ्लड को मॉनिटर कर रहे होते हैं हम उसको बैराज टू बैराज मॉनिटर कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास इस वक्त अगर मुजफ्फरगढ़ की मैं बात करूं, हमारा जो तौनसा बैराज है मुजफ्फरगढ़ से एक डिस्ट्रिक्ट निकाल के क्रिएट हुआ है कोटद्दू में तौनसा बैराज है। अब हमने जब रीडिंग नोट करनी है या मुजफ्फरगढ़ के बैठ के ऊपर तो हम तौनसा की रीडिंग ले रहे होते हैं कि तौनसा डाउन स्ट्रीम कितना डिस्चार्ज है। ये जो वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं ये तौनसा डाउन स्ट्रीम की मैं आपको बता रहा हूँ इंडस के हवाले से। तो तौनसा से लेके यहां तक पहुंचने का पूरा एक टाइम फ्रेम, जैसे आपने कहा कि वो टाइम फ्रेम हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास तकरीबन उसको 12 घंटे लगते हैं वहां से यहां तक पहुंचने के लिए। 12 घंटों के अंदर हमारे पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम तौनसा को मॉनिटर नहीं कर रहे होते, हम मॉनिटर कर रहे होते पीछे चश्मा को, कि चश्मा से अगर हमारे यहाँ 36 घंटों में पहुंच रहा है तो हमारे पास रिएक्शन टाइम फिर बढ़ जाता है। तो अगर चश्मा से नीचे डाउन स्ट्रीम हमारे पास लो मीडियम फ्लड के ऊपर आ रहा है और मीडियम फिर हम ऐड कर रहे होते हैं, जो हिल टोरेंट्स हमारे पास तौनसा से ऊपर से आ रहे हैं, डीजी खान से ऊपर से आ रहे हैं, वो भी उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमारे पास जो रिएक्शन टाइम है, हम अगर पीछे से हेड मराला को मॉनिटर करें या हम कादराबाद को, जो डेफिनेटली हम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका दरमियान में कैचमेंट एरिया इतना ज्यादा है कि वो 2 से 3 दिन पानी को आने में लगते हैं और वो पानी वहां पे किसी तरह से उसकी वेलोसिटी भी फिर रिसीड होती है और पानी कैचमेंट एरिया में जब फैलता है तो हमारे पास अगर 1,16,000 फॉर एग्जांपल कादराबाद से चल रहा है तो एग्जैक्टली वो नहीं पहुंचता, बल्कि 1,16,000 का हमारे पास 60% पहुंचता है। लिहाजा हमने टाइमलाइंस पूरी फॉर्मुलेट की हुई है कि गुद्दू से लेके जो आपका तौनसा बैराज है इसके दरमियान पानी को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, इसी तरह से तौनसा से लेके चश्मा तक कितना टाइम लगता है, चश्मा से लेके पीछे फॉर एग्जांपल तरबेला तक उसको कितना टाइम लगता है, इसी तरह से मंगला से जो नीचे आ रहा है। तो ये टाइमलाइंस हमारे पास सारी डिफाइंड है, लेकिन जो हम मोस्टली मॉनिटर कर रहे होते हैं वो हम तौनसा को मुजफ्फरगढ़ के हवाले से और पीछे चश्मा को मॉनिटर कर रहे होते हैं इंडस को लेके, और हमारे यहाँ जो यहाँ से पिछला हेडवर्क्स है रावी के ऊपर, चिनाब के ऊपर, झेलम के ऊपर, सतलुज तो हमारे नीचे आके मिलता है, उसका हम मॉनिटर कर रहे हैं। त्रिमू डाउनवर्ड जो डिस्चार्ज है वो तकरीबन कोई 70% 65% के हवाले से हमारे पास आके पहुंचता है। त्रिमू को यहां तक पहुंचने में हमारे पास लगते हैं 2 दिन, जबकि पीछे से जो हमारे पास तौनसा से या फॉर दैट मैटर चश्मा से आ रहा है उसको 1 दिन लगता है। तो इस 1 दिन के दौरान हमारा ऑलरेडी सारी चीजें अलर्ट के ऊपर हैं, हमारे फ्लड रिलीफ हम पहले से लगे हुए हैं, लेकिन जब वहां से डाउन स्ट्रीम डिस्चार्ज हमारा ज्यादा हो जाता है तो हम उन चीजों को फिर वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वजाहत से हम रख रहे थे कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल क्या है और किस तरह जो ज़िला इंतज़ामिया है वो पानी के बहाव के मुताबिक अपने इंतजाम को यकीनी बनाती है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ हमारे साथ मौजूद थे, चूँकि ये इलाका ज़्यादा
इस वक्त खतरे से दो चार है, अगर सैलाब की कैफियत जो है उसमें शिद्दत आती है। प्रोग्राम में आज तक इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।